हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डैप हैंड लर्नर्स चैनल। आज हम करेंगे लास्ट 3 फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद हमारे फीचर्स खत्म हो जाएंगे एंड बाय द नेक्स्ट लेक्चर ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज देयर इज ओनली वन टॉपिक लेफ्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी तो हम ये 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करते हैं फटाफट से। पहला है कॉन्टिंजेंट। अब सबसे बड़ा डाउट ये आता है, चलो पहले मैं आपको कॉन्टिंजेंट बता देता हूँ। वैसे डाउट बच्चों का ये आता है कि ये जो प्रिंसिपल है ना, लाइक ये जो फीचर ऑफ प्रिंसिपल है ना, आई वुड करेक्ट माई सेल्फ, जो ये फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, कंटिंजेंट और फ्लेक्सिबल, ये दोनों बहुत सिमिलर से लगते हैं स्टूडेंट्स को। और दे जनरली आस्क इसमें डाउट क्या है, मतलब सॉरी, इसमें डिफरेंस क्या है। तो आज मैं आपका ये डिफरेंस भी क्लियर करूंगा। So contingent मतलब application of the principles of management is contingent or dependent upon the prevailing situation at a particular point of time। इसका मतलब ये है कि principles of management की application या contingent है और depend करती है कि अभी organization में क्या situation चल रही है at a particular point of time। यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें कैसे अप्लाई करने हैं वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या सिचुएशन चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ एस्पेरिट दे कॉर्प्स, दिस इज एस्पेरिट, टीम स्पिरिट वाला प्रिंसिपल, जिसमें जो कहता है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच हार्मनी होनी चाहिए। मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी इन हिज कॉन्वर्सेशंस टू विद द वर्कर्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो प्रिंसिपल है टीम स्पिरिट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वेयर वर्क इज कैरिड आउट बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, जहां वर्क जो है, काम जो है, वो ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू होता है। Whereas it is of no use in the companies where work is performed by individual and not by group। और ये, लेकिन ये प्रिंसिपल उन कंपनीज के लिए कोई भी फायदेमंद प्रिंसिपल नहीं है जहाँ पे सिर्फ मतलब जहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल काम कर रहा हो और वहां पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक्स वाई जी नेम है उसका, ऑर्गेनाइजेशन का एक्स वाई जी ऑर्गेनाइजेशन। और अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मैं सिर्फ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। अब मार्केटिंग सर्विसेज जब सिर्फ मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, सिर्फ एक मार्केटिंग मैनेजर और उसके कुछ सबऑर्डिनेट, 3 या 4 मान लेता हूँ। अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये स्मॉल साइज है, ज्यादा लार्ज मतलब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मेरे पास सिर्फ लिमिटेड सर्विसेज के ऑफर्स आते हैं और मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इतना रिनाउंड वाला ऑर्गेनाइजेशन मेरा है नहीं। तो ये से स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए मेरे को बस थोड़े बहुत बंदे ही चाहिए। लाइक ऐसे सारा डिपार्टमेंट तो होगा नहीं, नो फाइनेंस डिपार्टमेंट, नो परचेज डिपार्टमेंट, नो सेल्स डिपार्टमेंट, है ना। तो मेरे पास क्या होगा, मार्केटिंग सर्विसेज ऑफर करनी है तो मोस्ट प्रोबेबली से मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही होगा। तो अब आपको लगता है कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क और एस्पेरेट द कॉर्प्स, इन इन सारे प्रिंसिपल्स की जरूरत है। एस्पेरेट द कॉर्प्स तो चलो हम मान सकते हैं कि हार्मनी होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली मार्केटिंग मैनेजर और उसके 3 4 सबऑर्डिनेट के बीच हार्मनी होनी चाहिए। टू सम एक्सटेंट एस्पेरेट द कॉर्प्स कैन बी फॉलोड, बट क्या डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो हो सकता है, जहां पे आप कहते हो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर मतलब ये बंदा फाइनेंस में अच्छा है तो इसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम दे दो, ये सेल्स में अच्छा है तो इसे सेल्स प्रमोशन का काम दे दो। क्या अब वो यहाँ हो पाएगा? क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन तो पहले ही सिर्फ एक डिपार्टमेंट पे लिमिट करती है, मैं उसे बाकी क्या काम दूं जब मेरे को सिर्फ अपना मार्केटिंग से ही मतलब है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क फेल हो जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की एप्लीकेशन डिपेंड करती है सिचुएशन पे। लाइक अब यहाँ पे मेरे को डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई नहीं हो सकता है क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ कंटेंट ही नहीं है जिससे मैं डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई कर सकूं, मेरे पास डिपार्टमेंट ही नहीं है जिससे मैं डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई कर सकूं। मैं क्या फायदा उस बंदे का, वो फाइनेंस में अच्छा है, मैं क्या करूं उसका? कुछ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंटिंजेंट है, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। हो सकता है 5 साल बाद जब मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लार्ज स्केल हो जाए, और हो सकता है मैं मार्केटिंग सर्विसेज के साथ साथ मैं उसे फाइनेंस सर्विसेज दूं, एचआर सर्विसेज दूं, बिजनेस सर्विसेज दूं, तो मेरा डिपार्टमेंट बड़ा हो जाएगा और ऑब्वियसली मेरे को फिर और लोग चाहिए होंगे, तो तब मैं डिवीजन ऑफ वर्क आराम से अप्लाई कर सकता हूँ। बट अभी
एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इस सिचुएशन को देखते हुए मैं इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई नहीं कर सकता, दिस इज कंटिंजेंट। अब मैं बात करता हूँ फ्लेक्सिबल, जो मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, तभी मैंने आपको ये दो अलग अलग लेक्चर्स में समझाया है, क्योंकि ब्रेक आ जाता है बीच में तो यू वुड बी वेरी क्लियर विद फ्लेक्सिबल एटलीस्ट। दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन विल बी क्रिएटेड, इसलिए मैंने ये दो अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ा है ताकि एक ब्रेक आए बीच में और ऑब्वियसली यू वुड गेट टू नो द डिफरेंस। तो अब मैं वैसे बता रहा हूँ डिफरेंस ही, फ्लेक्सिबल और कंटिंजेंट में ये डिफरेंस होता है। फ्लेक्सिबल में आप क्या करते हो, को अगर आपको पता है कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करना है, लेकिन जो फ्योल ने आपको प्रिंसिपल दे रखा है वो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में फिट नहीं हो रहा, तो आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो अपने तरीके से। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर पिछली लेक्चर में एग्जाम्पल दिया था कि पहले आपको 100 to 200 यूनिट्स के बॉक्सेस बनाते होते थे दिन में, तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो हर चीज टॉप लेवल से पूछ कर ही करती थी, तो वहां पे पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन था। बट अब इस महीने हमारे पास ऑर्डर आ गए 10,000 to 20,000 यूनिट्स का, तो अब क्या हर बात के लिए अगर लोअर लेवल मैनेजर टॉप लेवल मैनेजर के पास आएगी तो क्या ऑर्डर पूरा हो पाएगा? ऑब्वियसली नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर तुम ऐसा काम करोगे सेंट्रलाइजेशन वाला, तो हो सकता है कि जब तक तुम ऑर्डर भेजो तब तक मार्केट में नया ही फैशन आ गया और नई प्रेफरेंस आ गई हो लोगों की, तो जो ये तुम्हारा बनाया हुआ काम है या यूनिट्स हैं ये सारी बेकार जाएंगी, वेस्टेज पूरी। तो फ्लेक्सिबल मतलब हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, लेकिन कंटिंजेंट हमें ये कहता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इस सिचुएशन पे क्या ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई हो रहा है या नहीं। जबकि फ्लेक्सिबल कहता है कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई तो हो रहा है बट इस सिचुएशन में पूरे तरीके से नहीं बैठ रहा, तो अब हमें इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो वो ज्यादा मॉडिफिकेशन पे डिपेंड करता है, ये नहीं कि हेनरी फयोल ने जैसा लिख दिया वैसा ही करना है, नहीं। फ्लेक्सिबल इज सेइंग कि मॉडिफिकेशन कर सकते हो सिचुएशन डिमांड करे तो। और कंटिंजेंट ये कहता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, तो वो अप्लाई हो रहा है या नहीं वो चेक करना है, तो ये कंटिंजेंट है। ओके, ये प्रिवेलिंग सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, फ्रीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नो इश्यूज। मेनली बिहेवियरल हमारा नेक्स्ट फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। तो ये फीचर क्या करता है आइए देखते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। दीज प्रिंसिपल्स इंसिस्ट ऑन इम्प्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो ये कह रहा है जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो इसलिए बने हैं टू गाइड और इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बने हुए हैं। और वो प्रिंसिपल्स जनरली क्यों बने हुए हैं, ये जनरली फोकस करते हैं कि ताकि सुपीरियर, सबऑर्डिनेट और बाकी जितने भी टीम मेंबर्स है ऑर्गेनाइजेशन में सबके बीच एक अच्छी हार्मनी हो, रिलेशनशिप इंप्रूव हो, लाइक किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स डिस्प्यूट्स ना हो। तो इसलिए ये मेनली बिहेवियरल है। दे ऑल्सो एस्टैब्लिश रिलेशंस बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। सिर्फ ये सुपीरियर, सबऑर्डिनेट या मेंबर्स के बीच में ही फोकस नहीं करते, ये ट्राई करते हैं कि ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में भी अच्छे रिलेशन हो। अब आधे स्टूडेंट्स कहेंगे ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज में कैसे रिलेशन हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन improves commitment of employees towards the organization, and principle of order require that workflows are matched by flow of materials and movement of men। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो जनरली क्या होता है, तो ह्यूमन नेचर ऐसा है, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अभी आपका मूड अच्छा है, अगले पल आपका मूड खराब हो जाए आपको भी नहीं पता, तो ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है एंड वी मस्ट एक्सेप्ट दैट। और प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये कहता है कि सोचो, आप आपकी बहुत अच्छी जॉब लग गई है और अब आप जॉब पे जाने लग गए हो, ठीक है, आपको 4-5 महीने हो गए हैं, बट एक टाइम के बाद आपको अपना काम बोरिंग लगने लग जाता है और किसी दिन कई बार तो ऐसा होता है आपका काम करने का मन भी नहीं करता, फिर भी आपको सुबह उठ के जॉब पे जाना पड़ता है। अब उस दिन आपका बिल्कुल भी मन नहीं था, आपका मूड भी खराब हो चुका है, लाइक आप ट्रैफिक में फंस फंस के अपने वर्क प्लेस पे गए हो, मूड आपका आधा खराब हो चुका है।
अब वहां पे भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो ना हो, लाइक आपको फाइल्स से न भेजा जाए और जहाँ पे वो फाइल्स होनी चाहिए वहां पे वो नहीं है, आपने पूरी लाइक पूरा कबर्ड छान लिया, जो भी वहाँ जहाँ पे भी फाइल्स रखी होती है सारी देख ली, वो आपकी वाली फाइल आपको नहीं मिली, क्या आपका मूड और खराब नहीं होगा? होगा ना, ऑब्वियसली। और फिर वो वही कह रहा है कि रिलेशन एस्टैब्लिश करना, यानी कि ये फीचर कहता है कि सिर्फ सुपीरियर सबऑर्डिनेट और मेंबर्स के बीच में कॉर्डियल रिलेशंस नहीं होने चाहिए, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में भी कॉर्डियल रिलेशंस होने चाहिए। तो ऑब्वियसली अब इस वजह से तो जो रिलेशंस है वो खराब हो चुके हैं, लाइक आपका मूड खराब हो चुका है, अब आपका मन नहीं है काम करने का, फिर भी आपको प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्योंकि फॉलो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ रहे हैं, ठीक है, फाइल ढूंढने के लिए, लेकिन आपको फाइल नहीं मिल रही, तो ऑब्वियसली आपका मूड खराब होगा, अनकॉर्डियल रिलेशंस क्रिएट होंगे, अनकॉर्डियल रिलेशंस क्रिएट होंगे बिटवीन द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज के बीच, है ना? तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो मेनली बिहेवियरल फीचर है ये इसी पे फोकस करता है कि आपके जो है रिलेशन सबके साथ, चाहे ह्यूमन हो मटेरियल हो, सबके साथ रिलेशन अच्छे हो, ताकि आप अच्छे से एफिशिएंटली काम कर पाओ। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल ऑल्सो ये दे रखा है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इम्प्रूव्स कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। अब एम्प्लॉय अच्छे से काम कब कर पाएगा, एफिशिएंटली काम कब कर पाएगा, जब उसकी कमिटमेंट और डेडिकेशन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन होगी। और प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन यही कहता है, लाइक प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन जब मैंने आपको हेनरी फयोल के प्रिंसिपल में कराया था, तो आई गेव यू एन एग्जांपल कि मैनेजमेंट ने वर्कर्स से प्रॉमिस किया था कि अभी जो हमें प्रोजेक्ट मिला है उस पर अगर आप ओवर टाइम काम कर लोगे तो जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा वी वुड गिव हाइक इन योर वेजेस और सैलरीज, ठीक है? तो अब अगर जब वर्कर्स भी ओवर टाइम काम करके प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे और मैनेजमेंट भी उनकी सैलरीज हाइक कर देगी, इंक्रीज कर देगी, तो ऑब्वियसली दोनों की तरफ से एक प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन फॉलो होगा, और उससे क्या होगा, वर्कर्स भी खुश होंगे और मैनेजमेंट भी खुश होगी। तो इस तो यही है वो फीचर जिसमें रिलेशंस जो है बिटवीन एवरी मतलब अमंग एवरीवन, सुपीरियर सबऑर्डिनेट मटेरियल रिसोर्सेज सबके साथ अच्छे हो, कॉर्डियल रिलेशंस हो। तो आई होप ये वाला प्रिंसिपल आपको, सॉरी फीचर आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट ये जो फीचर है, cause and effect relationship. Principles of management are intended to establish relationship between cause and effect so that they can be used in similar situation. Principle of management इसलिए establish हुए हैं to create a relationship between cause and effect so that they can be used in similar situation. वो ये कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है? कॉज का मतलब देखा जाए लिटरल मीनिंग हिंदी में तो कारण होता है, और इफेक्ट का अगर हिंदी मीनिंग देखा जाए तो प्रभाव, है ना? सो वो यही कह रहा है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो इसलिए ही फॉर्म होते हैं कि सबसे पहले तो ऐसा क्या कारण आ गया कि इस प्रिंसिपल की जरूरत पड़ गई, ठीक है, और अगर ये प्रिंसिपल आ भी जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसलिए भी स्टैब्लिश हो जाते हैं क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है वो तो हो ही जाएगी, लेकिन आगे अगर इसके जैसी कोई सिमिलर सिचुएशन भी क्रिएट हो गई तो हमारे पास इसके जैसा ही एक सॉल्यूशन हो। ऑल दो ये एक प्री डिफाइंड सॉल्यूशन नहीं है, रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन नहीं है जैसा जनरल गाइडलाइंस वाले फीचर में था अभी लिखा हुआ, बट हम फ्लेक्सिबल वाला फीचर यूज कर सकते हैं, लाइक ये जो प्रिंसिपल अभी बना है हम उसे मॉडिफाई कर सकें और ऐसी ही कोई सिमिलर सिचुएशन में अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। As such, they tell us if a particular principle was applied in a particular situation, what would be its likely effect. Like अगर अभी हम एक प्रिंसिपल बना देते हैं जो अप्लाई हो रहा हो इस सिचुएशन में, हो सकता है कि ये जो प्रिंसिपल अभी अप्लाई हुआ है वो आगे हमें हेल्प करे, क्योंकि अगर इसके जैसी कोई सिमिलर सिचुएशन आ गई है इन द फ्यूचर तो हम इससे एज एन एग्जाम्पल लेके या इससे एज एन आइडिया लेके हम आगे जो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम है उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप और आई थिंक बहुत थियोरेटिकल हो गया है, तो अब मैं आपको एग्जांपल ही दे देता हूँ सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो। सपोज करते हैं एम्प्लॉयज नॉट डेडिकेटेड, एम्प्लॉयज जो है काम के टुवर्ड्स डेडिकेटेड नहीं है, कमिटेड नहीं है,
अब एज्यूम कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड टास्क जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो है 20 यूनिट्स, और करंट इनपुट जो अभी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज बना रहे हैं वो है 8 to 9 यूनिट्स। इसका मतलब क्या है, 10 to 11 यूनिट्स अभी भी हमारे पास कम पड़ रहे हैं, और वो स्टैंडर्डली होने चाहिए, हर एम्प्लॉय को बनाने चाहिए, बट एम्प्लॉयज डेडिकेटेड नहीं है, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा। ऑब्वियसली आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो कि जो एम्प्लॉयज है वो डेडिकेटेड हो और वो अपना टास्क कंप्लीट करें। सबसे पहला सबके दिमाग में तो यही आएगा, उनकी सैलरी बढ़ा दो। हर कोई काम करने लगेगा, ठीक है, उसकी सैलरी बढ़ा दो, उसके वेजेस बढ़ा दो, ठीक है। तो हो सकता है कि इसी चीज को देखते हुए हमारे पास ये प्रिंसिपल आया है, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज, ठीक है। क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो यही कहते हैं ना कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इसलिए बनते हैं ताकि एक रिलेशनशिप क्रिएट हो बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, कि उस प्रिंसिपल को बनने का क्या कारण था और उसका प्रभाव क्या हुआ। कारण ये था कि 8 to 9 यूनिट्स ही बन रहे थे 20 की जगह, और प्रभाव ये हुआ अब तो 20 की जगह 30 बनने लग गए। तो इतना अच्छा प्रभाव हो गया, ठीक है। और इससे क्या होगा कि अगर कोई फ्यूचर में अगर ये प्रॉब्लम लाइक अभी क्या चल रहा है, मई मई में ये प्रॉब्लम अराइज हुई है, हो सकता है सितंबर में जाके ये प्रॉब्लम दोबारा अराइज हो जिसमें ऐसा ही कुछ हो, लाइक जो एम्प्लॉयज है वो डेडिकेटेड ना हो और वो कम कम यूनिट्स प्रोड्यूस करने लग गए हैं। तो हो सकता है कि इस प्रिंसिपल को अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि हर 4-5 महीने बाद इनकी सैलरी बढ़ाते चले जाओ, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो इससे ही इंस्पायर होके या इससे ही एग्जाम्पल लेके हम ऐसा ही कोई प्रिंसिपल उस सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। As such, they tell us if a particular principle was applied in a particular situation. उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब मई मंथ में जब इन्होंने काम नहीं किया था तो हमने एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल अप्लाई किया था, हमने इनकी सैलरी बढ़ा दी थी और उसका लाइकली इफेक्ट ये हुआ था। तो अब हमें कुछ ऐसा ही करना चाहिए सितंबर मंथ में भी कि ये इनकी एफिशिएंसी फिर बढ़ जाए, ये फिर मोटिवेट हो जाए और ये फिर काम करने लग जाए। Since these principles deal with human behavior, accurate cause and effect relationship may be difficult to establish. अब हो सकता है सितंबर में आप इनकी दोबारा सैलरी नहीं बढ़ा सकते, तो आप ऐसा क्या कर सकते हो। और अगर मान भी लो एक बारी के लिए कि आपने इस बार सिर्फ 5% सैलरी बढ़ा भी दी, क्योंकि 5% इज नॉट दैट मच अमाउंट, अगर आपने इनकी 5% सैलरी बढ़ा भी दी तो हो सकता है कि ये खुश ना हो, क्योंकि कई बार फाइनेंशियल इंसेंटिव अकेले मोटिवेट नहीं करता। और ह्यूमन बिहेवियर है तो ह्यूमन बिहेवियर तो वैसे भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। हो सकता है कि अब भी 8-9 यूनिट ही वो प्रोड्यूस कर रहे हो 20 यूनिट की बजाय सितंबर मंथ में भी, है ना। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वो एक्यूरेट नहीं होता कई बार, क्योंकि हो सकता है अब उन्हें सैलरी से मतलब ना हो, अब उन्हें चाहिए जॉब सिक्योरिटी चाहिए हो, क्या पता उन्हें उन्हें चाहिए कि उनकी जॉब जो है परमानेंट हो जाए। अभी परमानेंट नहीं है उनकी जॉब, टेम्पररी बेसिस पे है। तो क्या पता वो चाहते हो कि इनकी जॉब परमानेंट कर दो, हो सकता है उनकी जॉब परमानेंट होने के बाद वो और अच्छे से काम करे। तो ऑब्वियसली कई बार प्रायोरिटीज मैटर करती है, और आपको नहीं पता चलता कि ह्यूमन माइंड में क्या चल रहा है और किससे वो खुश होगा। इसलिए वो कह रहा है कि ह्यूमन बिहेवियर से डील करना इजी नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो पाते। क्योंकि पिछले केस में जब हमने सैलरी बढ़ाई थी वो उससे ही उसका इफेक्ट बढ़िया हो गया था, लेकिन इस केस में अभी उससे इफेक्ट बढ़िया होगा नहीं, क्योंकि अभी उन्हें जॉब सिक्योरिटी चाहिए। तो ऑब्वियसली ह्यूमन बिहेवियर मैटर करता है, वेरी करता है हर टाइम टू टाइम। तो आई होप ये आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। ये जो लास्ट के पेजेस है आई एम एक्सप्लेनिंग, और उसके बाद मैं ये भी लिंक ट्री में अपने ऐड कर दूंगा ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। इफ यू डिडंट फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज, गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेयर आई हैव पुट द लिंक ऑन माई a link of my Instagram page. And if you liked my lecture, please like, comment, share, and subscribe my channel. And hit the bell icon so you will get notified every time. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.